हेलो एंड वेलकम टू पब्लिक वॉइस और मैं हूं आपका मेजबान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुमलिकत खुदादाद इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया और यहाँ पर इस्लामी कवानीन को नाफज करने के लिए फेडरल शरीयत कोड भी बनाई गई और तमाम आईने पाकिस्तान को शरीयत के मुताबिक ढाला गया और तमाम जो कवानीन है वो उसी चीज को जो है वो एग्रीगेट करके बनाए गए। अब इन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत में, पाकिस्तान के निज़ाम मुआशरत में इस्लाम ही सबसे अहम अंसर है जिसको लेकर चला जाना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जैसे आधा तीतर और आधा बटेर बनने वाली सूरत हाल बन गई। अब इस मुमलिकत खुदादाद में एक पार्लिमान मौजूद है, पार्लिमान आइन के ताबे है और उस पार्लिमान ने खवातीन को मखसूस नशिस्तें भी दी हैं और बिलखसूस तर्जुमानी भी दी है ताकि औरतें अपने हकूक की तर्जुमानी अच्छे तरीके से कर सके पाकिस्तान में। लेकिन हुआ ये कि आज 8 मार्च है, इसको खवातीन का दिन कहा जाता है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से, गुज़िश्ता कुछ बरसों से पाकिस्तान में औरत मार्च के नाम से एक रैली, एक एहतजाज किया जाता है इस मखसूस दिन के ऊपर, जिसका एजेंडा आज तक समझ से बालातर है कि आखिर इन खवातीन को जब मखसूस कोटा भी दिया गया है, इन खवातीन को इस्लाम ने हकूक भी दिए हैं, हमारे आइन ने भी हकूक दिए हैं, हमारी पार्लिमान भी इन हकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। तो फिर आखिर सड़कों पर आकर एहतजाज करने के पीछे रीजन क्या है जो आज तक समझने से कासर है। हर मर्तबा लोग जाते हैं, इनसे सवाल करते हैं, कभी कोई मंतक होती है, कभी कोई मंतक होती है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर अभी तक कोई भी ऐसी जो है वो मंतक सामने नहीं आ सकी। अगर कोई हकूक नहीं मिल पा रहे तो आपके पास पार्लिमान का रास्ता मौजूद है, आपके पास दीगर जो है वो प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, आप वहां पर जाएं, उनको दस्तक दें और अपने हकूकों की तर्जुमानी करवाएं। ये सड़कों पर आकर एहतजाज करना ये एक अजीब एजेंडा को प्रमोट कर रहा है, जिसके ऊपर फिर जो है बहुत लंबी बहस हो जाती है। मैं सीधा अपने आज के टॉपिक्स के ऊपर आऊंगा और आज के टॉपिक्स में तोशाखाना केस जो हमेशा से एक महीने से पाकिस्तान की सियासत में एक भूचाल मचा रहा है, उसमें इमरान खान साहब की मुसलसल 7 अदम पेशियां हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो थे मनसूख करने की दरखास्त पर अपने तहरीरी फैसले में इमरान खान को अदम पेशियों के हवाले से जो तफसीलात हैं वो जारी कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जारी तहरीरी फैसले के मुताबिक इमरान खान तोशाखाना केस में मुसलसल 7 मरतबा गैर हाजिर हुए। तहरीरी फैसले के मुताबिक इमरान खान मुसलसल आइन की पामाली कर रहे हैं और 15 दिसंबर 2022 से अब तक एक बार भी अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत का कहना है कि इमरान खान 13 मार्च को भी अदालत के सामने पेश ना हुए तो वारंट गिरफ्तारी दोबारा बहाल हो सकते हैं। वारंट गिरफ्तारी दोबारा बहाल होंगे तो क्या खान साहब जो हैं इस मरतबा इरादा क्या रखते हैं कि वो अदालत में जाएंगे या फिर से वो लोगों की दीवार बनाएंगे जमान पार्क के बाहर और फिर अपने आप को वहां पर सेव करने की कोशिश करेंगे, अदालत से एक मजीद रिलीफ और प्ली लेने की कोशिश करेंगे। ये तमाम ऐसे सिनारियो हैं जिसके ऊपर आज के हम मौजू में बात करेंगे। और जो दूसरा अहम मौजू है वो भी IMF है। अब पाकिस्तान की सियासत और मौशत रैशनल प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं और ये बिलवास्ता और बिलवास्ता एक दूसरे से लिंक भी है। IMF को बैरूनी फाइनेंसिंग के तमाम रास्तों पर तस्दीक मिलना शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक स्टाफ लेवल के मुहदे जो हैं उनमें कुछ चीजें रहती हैं, रुकावटें हैं या पता नहीं क्या है जो अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाई चीजें। अगर बैरूनी फाइनेंसिंग की भी तस्दीक मिलना शुरू हो गई है जो कि खुशाइन बात है, ये होना जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान को गारंटीज चाहिए, पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल्स चाहिए, पाकिस्तान को बैरूनी इन्वेस्टर्स चाहिए। जितने पॉसिबल हो सकेंगे पाकिस्तान की मौशत के लिए बेहतर होगा। लेकिन IMF का मामला जो मुसलसल ताखीर का शिकार होता जा रहा है, आखिर ये मंतकी अंजाम को कब पहुंचेगा और पाकिस्तान को जो मतलूबा रकम है वो कब मुयसर हो पाएगी, ताकि पाकिस्तान जो है वो बातों के साथ तो अभी चल रहा है जितना भी हो सकता है, लेकिन कुछ वाकई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो जिनकी वजह से मौशत को एक अच्छा जो है वो एलिमेंट मिल सके। लेकिन इन तमाम खबरों में एक खबर जो है वो बड़ी अफसोसनाक और हैरत अंगेज है, वो ये है कि रवा माली साल के पहले 7 माह में पाकिस्तान के कर्जे 7.2 ट्रिलियन के हो गए हैं। यानी कि इनका इजाफा जो है वो 7.2 ट्रिलियन का हुआ है। इस कदर इजाफे, ये पाकिस्तान के रुपए की कदर में कमी है, डॉलर की डेप्रिसिएशन है, डॉलर की वैल्यूएट होना है। ये पाकिस्तान की ये जो हुकूमत है इनकी नाकामियां हैं, इनकी हिकमत अमली नाकाम है। पता नहीं क्या मामला है जो अभी तक हम इतने मजीद कर्जे और दर कर्जे के नीचे जो है वो फंसते जा रहे हैं। पाकिस्तान कब इस दलदल से निकल पाएगा,
पाकिस्तान के ज़र मुबादला को जो टारगेट मिला हुआ है 1600 अरब रुपए का, वो पाकिस्तान अचीव कर भी पाएगा जो IMF की तरफ से दिया गया है? पाकिस्तान ने तमाम मुतालबात उनके तस्लीम कर लिए हैं। अब ये 1600 अरब रुपए का जो हमने एक तखमीना लगाया कि हमारे जनाब ये हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर होंगे 1 साल के अंदर, क्या पाकिस्तान इतना हदफ हासिल कर पाएगा? गर्दिशी कर्ज़े खत्म कर पाएगा? ये कर्ज़े खत्म नहीं होंगे तो हम मज़ीद जितना मर्ज़ी IMF प्रोग्राम स्टार्ट कर लें, अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर कर लें, पाकिस्तान के हालात संभलने वाले नहीं हैं। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर अब बात करेंगे नाज़रीन, बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के ऊपर बात करना और इनकी जो है वो तमाम जो है वो ग्राउंड रूट्स को देखना। एक ब्रेक के बाद हम तमाम मौज़ूद के ऊपर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ये जो सूरत हाल है, अब ये आइन और कानून का भी तकाजा है कि चाहे कोई शख्स जितना भी पॉपुलर हो, कितनी ही बड़ी सियासी जमात का सरबराह हो, वो रहता तो कानून और आइन के ताबे ही है और होना भी चाहिए। अगर आप कानून को बार बार अपने हाथ में लेंगे, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, रिलीफ में जाएंगे, तो ये फिर कानून और आइन के ऊपर जो सवालात उठते हैं, अब वो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि हमने कानून और आइन को ही मुकद्दम समझना है और इसी को लेकर पाकिस्तान की जो है वो बेहतरी है और बानी है। इस तमाम मौजू के ऊपर के खान साहब को तोशा खाना रेफरेंस में 7 मरतबा अदम हाजिरी की वजह से अब जो 8वीं मरतबा खान साहब को आखिरी वार्निंग मिली है 13 मार्च को, इलेक्शन कमीशन ने और अदालत ने कहा है कि अगर खान साहब अपीयर नहीं होते तो फिर उनके खिलाफ जो संगीन कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो हम करेंगे। मुकीम अहमद साहब, ब्यूरो चीफ वॉइस न्यूज लंदन, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुकीम साहब, आपके सामने सूरत हाल सर, अदालत भी बरहम नजर आती है, खान साहब के रवैये से नजर भी नहीं आता कि वो पीयर होंगे कोर्ट के अंदर, और अदालत भी इस मरतबा आपको रिलीफ देने के रवैये में नजर नहीं आ रही, कोई मूड में नजर नहीं आ रही। क्या समझ रहे हैं क्या होने वाला है? देखिए, कानून की पासदारी जो है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और खान साहब चूँकि एक बड़ी पार्टी के रहनुमा हैं, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्हें कानून की पासदारी करते हुए पेश हो जाना चाहिए था, मेरी राय थी राय। अब पता नहीं उनकी जो कानून की टीम है वो उन्हें क्या मशवरे दे रही है, या वो उनकी बात नहीं मान रहे, और या वो ये चाहते हैं कि वो अरेस्ट हों और सियासी शहीद बन जाएं और बाद में वो इदारों के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर सकें कि जनाब मुझे तो फ्री हैंड नहीं दिया गया, मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड दस्तयाब नहीं थी, या तो वो इस किस्म के किसी एक्सक्यूज़ के इंतज़ार में, या वो सियासी शहीद बनना चाहते हैं। लेकिन ये है कि अगर वो पेश हो जाते और इस मखमसे से कौम को निकाल देते तो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन हालात इतनी ज्यादा मकबूलियत, इतनी पॉपुलैरिटी, आपकी जमात जो है वो सबसे ज्यादा सिर्फ नजर आ रही पाकिस्तान में आम और एक्टिव तौर पर। फिर भी आपको किस जो है वो सियासी माइलेज की जरूरत है, किस आपको लेवरेज की जरूरत है जो आप ऐसा कर रहे हैं, या कौन सा आपको वो चाहिए कि जब वो सियासी शहीद बनने वाली आपकी तो स्टोरी वो नजर नहीं आती, आपके हाथ में तो सब कुछ है, तो फिर छुपने के पीछे क्या राज है? यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि अगर तो आपका दामन साफ है, आपके पास तमाम सबूत दस्तयाब हैं, और आप जब ये कह रहे हैं कि जी मुकदमात सही नहीं बनाए गए, तो आप जाके उन्हें अपना जवाब दावा दाखिल करें, आप शामिल तफ्तीश हों और जान छुड़ा दें। लेकिन इस कौम के साथ और अपने चाहने वालों के साथ भी वो ये ज़्यादती कर रहे हैं मेरे हिसाब से, कि एक बिला वजह के गैर तामीरी काम में उनकी तवानाइयाँ सर्फ कर रहे हैं और अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अरे ये बयानिया बताया गया है ना इमरान खान और उनकी जमात की जानिब से कि जनाब खान साहब को रावलपिंडी में बुलाकर या फिर किसी अदालत में बुलाकर उनकी जान को खतरा है, एक ऐसा बयानिया बनाया गया है, या फिर ये एक जो है वो खान साहब की जानिब से बयान भी आया था, इसी बयान के पेशे नजर में शायद वो पीयर नहीं होना चाह रहे कि जान को खतरा है। या तो फिर उनको कोई प्राइवेट सिक्योरिटी का इंतजाम कर लेना चाहिए। अब ये इस कौम का दर्द सर है कि हर सियासी लीडर को वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे, 2-4 हज़ार कोई सिक्योरिटी पर्सनल फराहम करे, टैक्स गुजारों के पैसे से इनकी आमदोरफ्त का इंतजाम करे, मुल्क बंद करके सारी दुनिया जो है बस इनको टीवी स्क्रीन पे देखे कि ये अदालत में जा रहे हैं और आ रहे हैं। इस कौम के साथ मजाक नहीं तो और क्या है। अच्छा मुकीम साहब, वैसे इस तमाम केस में आप ये समझ रहे हैं कि अदालतें भी सियासी मसलियत का शिकार हैं और वो बड़ा नाप तोल कर अपने फैसले कर रही हैं, बड़ा सोच समझ कर अपने पाँव रख रही हैं?
देखिए, ये वो एरिया है कि जिसमें शायद मैं वो तफसील में नहीं जा सकूंगा, लेकिन ये तो हमारे यहाँ तमाम तीसरी दुनिया के ममालिक की तरह ये रिवाज रहा है कि हमने मार्शल लॉ को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया, अदालती तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। आपने जो तरमीम हुई, जो कुछ उन्होंने नहीं भी मांगा था, हमने वो भी दे दिया उन डिक्टेटर्स को। और फिर बाद में कई लोगों ने ये कहा कि हम पे बहुत दबाव था और जजिस की नौकरियों का मसला भी होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ जो तहफ़्फ़ुज़ वो एक्सपेक्ट करते हैं शायद वो नहीं दस्तयाब, लेकिन ये है कि ये ईमान की कमज़ोरी भी है कि अगर तो आप बनते हैं और आप में वो दमख़म नहीं है, आप वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आपको किस हकीम ने ये नुस्खा दिया था कि आप ये ओहदा कबूल करें। तो ये एक बड़ा तल्ख़ सच है हमारी तारीख़ का कि हम वो ज़िम्मेदारी ले लेते हैं और फिर बाद में उसकी तौजीहात, तशरीहात और एक्सक्यूज़ेस क्रिएट करते हैं कि जी वो यूँ हो गया था, मुझे ये कह दिया था, हमने पीसीओ के तहत हलफ लेना पड़ गया, हमारे साथ ये जुल्म हो गया। हुआ तो है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारे सामने ये हुआ था कि चीफ जस्टिस साहिबान रिटायर वो बात आपका पॉइंट होगा, लेकिन जो चीज मैं महसूस कर रहा हूँ, यकीनी तौर पर पाकिस्तान में इस चीज के ऊपर बहुत से सियासी तज्जिए भी होते हैं, तबसरे भी होते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी भी अपनी पसंदीदगी की वजह से या अपनी सियासी जमात के सरबराह को इस कदर सुप्रीम ले जाते हैं कि हम कानून और आइन की परवाह नहीं करते। मैं अवाम की बात कर रहा हूँ, मैं सपोर्टर्स की बात कर रहा हूँ, हम जो है वर्कर्स की बात कर रहा हूँ। इतना सुप्रीम ले जाते हैं कि हम आइन और कानून की खुद ही जो है वो बालादस्ती को खत्म कर देते हैं और शख्स को बालादस्त कर देते हैं, और बाद में रोना रोते हैं आइन और कानून की जो है वो बालादस्ती ना होने का। क्योंकि अगर खान साहब, ये तो वाज़ेह तौर पर है, जितनी भी किसी के एफिलिएशन हो, मैं उस चीज से कतई नजर एक बात कर रहा हूँ कि अगर खान साहब जो है वो 8वीं मर्तबा भी अदालत के बुलाने पर पेश नहीं होते, तो ये कानून और आइन के हिसाब से ये तो गलत है ना, ये गलत अमल है। तो अब लेकिन जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान है, वो फिर भी खान साहब को शायद कानून से बालादस्त देखना चाहते हैं। क्या कमेंट है आपकी? देखिए, ये रवैया तमाम सियासी रहनुमाओं के साथ ही है। अब मरियम नवाज शरीफ की एक पेशी हुई थी नैब लाहौर के सामने जिसमें पथराव हुआ था, दोबारा उसके बाद नैब ने उन्हें नहीं बुलाया। और इसी किस्म का रवैया पीटीआई के वर्कर्स का भी है कि जिस तरह उन्होंने इस्लामाबाद की अदालतों में एंट्री की, जिस तरह के उन्होंने वहाँ शोर शराबा किया, नारेबाजी की, हालांकि इमरान खान को उसको चाहिए था कि वो दिखाते दुनिया को कि डिसिप्लिन क्या होता है। वो बाहर आके कहते कि जनाब मैं वर्करों से गुजारिश करता हूँ कि अदालत के आगे से बाहर चले जाएं, कोई नाराबाजी ना हो, लेट मी गो। तो आप लगाएंगे जनाब मेरे साथ अगर आवाम होगी या मेरे वर्करों का जत्था होगा तो कोई मैं किसी इदारे के सामने जवाबदेह नहीं रहूंगा। तो फिर वो कानून कहाँ गया, कानून की पासदारी का क्या हुआ, वो जो हम कहते हैं। तो मकीम साहब, इसका मतलब तो ये है ना कि हमने अदालतों को, हमने जो है ये अदालतों के वकार को मजरू किया है सियासतदानों ने सबसे ज्यादा। इसका मतलब तो यही हुआ। इसमें क्या शक है कि कितने हर सियासतदान ने ये भी होता रहा है कि वो पसंदीदा जजेस और पसंदीदा बेंचेस ये तो आपके सामने है। तो ये कभी दूसरे सूबों में जाके अपने इलाकों में जाके कोई हिफाजती जमानत करा आता है, कोई जमानत काबिल गिरफ्तारी के ऑर्डर ले, क्या कहते हैं, एक ही एलिगेशन के ऊपर 4 महकमे मुख्तलिफ मकामात पे मुल्क के वो तफ्तीश के लिए बुला लेते हैं आदमी को, तो ये जो कि कानूनी तौर पर जायज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। सामने होते हुए भी हम अदराक नहीं कर पाते ना इन चीजों का। हम अपनी पसंदीदगी में इतने हद से गुजर जाते हैं, इसको हम सिर्फ देखते मज़ाक बना के आप सुप्रीम हो जाएं। अच्छा मुकीम साहब, अब आपके भी तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं के साथ बड़े करीबी राब्ते हैं। तहरीके इंसाफ की आप पॉलिटिकल हायरार्की को भी समझते हैं, दीगर सियासी जमातों की भी आप समझते हैं, यकीनी तौर पर आपके बड़े राब्ते हैं। अब आप क्या समझ रहे हैं कि खान साहब 13 मार्च को, कुछ खबरें हैं आपके पास कि वो अपीयर होंगे कोर्ट में या फिर एक मरतबा फिर अदम हाजिरी होगी? देखिए, इससे बचा नहीं जा सकेगा कि ये कि किसी न किसी वक्त तो पेशी होनी पड़ेगी, इसके बगैर गुजारा तो नहीं है कि आपके साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, ये इमरान खान के तोशाखाना रेफरेंस के मामले को जितना तूल हुकूमत की जानिब से भी दिया गया है,
عدالتیں اس کے اوپر اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتی ہوگی یقینی طور پر، لیکن سیاسی جماعتیں اس کے اوپر جتنا پلس اور مائنس کے ساتھ کھیل رہی ہیں، عمران صاحب اپنی لیوریج لے رہے ہیں، ان کی مخالف جماعت جو ہے، جو حکومتی اتحاد ہے، وہ اس کے اوپر خان صاحب کے اوپر بلیم گیم کر رہی ہے، لہٰذا یہ تمام جو کیس ہے پاکستان کی سیاست کا محور بنتا جا رہا ہے، اور اس کے اندر آنے والے فیصلے جو ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہوں گے۔ مقیم احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں وائس نیوز کے لندن سے، بیورو چیف ہے سر، آپ کا شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ مقیم صاحب، امپورٹنٹ ہے ان تمام چیزوں کے اوپر بات کرنا کہ اب خان صاحب نے 13 مارچ کو اپیئر ہونا ہے، اگر وہ نہیں ہوتے تو ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری نکل آئیں گے، پھر اسلام آباد پولیس، پھر دوسری پولیس خان صاحب کو گرفتار کرنے آئے گی، تو اس علاقے میں، زمان پار کے علاقے میں دفعہ 44 بھی نافذ ہے، لیکن عوام پھر بھی اتنی زیادہ جو ہے وہ خان صاحب کو پروٹیکٹ کرنے آ جاتی ہے۔ قانون اور آئین اس کے اوپر کیا کہتا ہے، اور اس کے اوپر حکومتوں کے پاس کیا آپشنز رہ جاتے ہیں؟ دیکھیے، توشہ خانہ والا جو کام ہے، وہ میں ایک اور باریک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ایک اور اپیل وہاں پہ موجود ہے عدالت میں، اور یہ جو الیکشن کی، معاف کیجیے گا، انفارمیشن کمشنرز بنائے گئے تھے، جس کے تحت آپ کسی بھی سرکاری مسئلے پہ یا کسی سلسلے میں انفارمیشن چاہتے ہیں تو قانونی طور پہ وہ آپ کو فراہم کی جاتی ہے۔ ایک مسئلہ جس کا میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو انتظار ہے، وہ توشہ خانہ کا تمام ریکارڈ ہے 1947 سے لے کے اب تک۔ حکومت نے اس کو روکا ہوا ہے اور کہا ہے جی کہ وہ بیرون ممالک سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے اگر ہم نے یہ لسٹ آپ کو فراہم کر دی اور ویب سائٹ پہ ڈال دی۔ عدالت نے ابھی تک یہ کہا ہے کہ وہ سربم اور لفافہ ہمیں دیا جائے، ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا اس کو پبلش کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس پر پلے کر رہی ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب کا ریکارڈ سامنے آ جائے تاکہ پتہ لگے کہ اس ہمام میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سر، بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ تمام کا ریکارڈ آ جائے، پھر خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کو پھر اس پہ ماننے میں جو ہے عوام کے سامنے تلوا سکے۔ میں دفعہ 144 والے پر ذرا سا کچھ کہنا چاہوں گا۔ دیکھیے، جس وقت آپ نے پنجاب میں الیکشن کی ڈیٹ دے دی، پی ٹی آئی نے الیکشن کیمپین کا آغاز کرنا تھا، اگر حکومت یہ دفعہ 144 نافذ کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہے کہ کیا کیمپین سموتھ نہیں ہوگی، یا فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے، یا مخالفین کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جائے گا۔ اب یہ اس قسم کی ہنگامہ آرائی کر کے یہ صرف ہو سکتا ہے کہ کوئی امن و امان کا مسئلہ کریٹ ہو جائے اور حکومت کو ایک بہانہ اور مل جائے کہ یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے نا، یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کی پولیٹیکل جو ہے وہ اپنی بساط ہوگی، آپ اس حساب سے پلے کر رہے ہوں گے، جو بھی ہو رہا ہے مقیم صاحب، یہ آئندہ آنے والے وقت میں بڑا حد تک کلیئر ہو جائے گا کہ پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن، پاکستان کی سیاسی بساط کی طرف جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشی حالت بھی ہے پاکستان کی۔ معاشی حالت جو ہے وہ اس وقت آئی ایم ایف کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے پہلے فروری میں مذاکرات کا آغاز ہوا، 9 فروری کو ختم ہو گئے، سٹاف لیول کے معاہدے رہتے تھے، ان کا آغاز ہونا تھا، تاخیر ہو گئی، وہ پھر دوبارہ سٹارٹ ہوئے، اور یہ 9 مارچ کو جو ہے وہ ہم نے کنکلوڈ کرنا تھا ان چیزوں کو، لیکن ابھی تک تاخیر کا شکار ہے۔ کچھ ایسے مطالبات ہیں یا کچھ ایسی رکاوٹیں ہیں جو نہیں چل پا رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سٹاف لیول کے معاہدے ہونے میں کون کون سی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں؟ تمام چیزیں تو آپ کو سامنے ہیں۔ ایک تو ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہے، دوسرے ہمارے ریزروز کی کمی ہے جو الارمنگ ہے، تیسرا ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ دستے تعاون دراز نہیں کر رہے۔ مقیم صاحب، یہ ضرب مبادلہ کے ذخائر میں تو کچھ اضافے کی خبریں آ رہی ہیں ویسے آج کل۔ سر یہ انف نہیں ہے نا، اگر وہ اتنے انف ہوتے تو مسئلہ کوئی نہیں تھا۔ آئی ایم ایف کو تو ہم نے سود ادا کرنا ہے بذریعہ ناپ، تو وہ کب یہ چاہیں گے کہ ان کا سود بند ہو جائے، ان کے قرضے واپس نہ آئیں؟ لیکن یہ ہے کہ وہ ہم نے اپنا حال خود خراب کیا ہے، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کے قرضے واپس کر سکیں، ان کے سود کی ادائیگی کر سکیں، تو وہ یہی سچویشن دیکھ کے ڈر رہے ہیں کہ بھائی جان یہ پھر پیسے لینے کے بعد انہوں نے پھر کہہ دینا ہے کہ جی وہ ہمیں سیلاب زدگان کے لیے پیسے چاہیے تھے، ہمارا الیکشن کا خرچہ ہو گیا، ہمارا وہ ٹرسٹ ایشو ہے، ٹرسٹ ایشو ہے ابھی تک آئی ایم ایف کو ہمارے اوپر۔ سر پھر دیر کس بات کی ہے؟ یہ 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کوئی مطلب ان کے لیے تو کوئی معنی نہیں رکھتا، اور پھر یہ قرضہ ہے، یہ کون سا کوئی وہ گرانٹ ہے جو واپس نہیں کریں گے؟
تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری سچویشن بڑی خراب ہے جس سے وہ ڈرے مقیم صاحب اس ہوئے ہیں. مرتبہ لگ رہا ہے نا کہ آئی ایم ایف ہماری وزارت خزانہ کو بائی پاس کر کے خود بہت سی چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے تاکہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک تو مضبوط اپنے پہنچ جما سکیں جو بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے اس امپلیمنٹیشن کے عمل میں جو لوپ ہولز ہیں ان کو کور بتاتے خود آئی ایم ایف کرے، اس حد تک وہ اپنی گہری نظر رکھ رہے ہیں. دیکھیے اب پھر وہی بات ہے کہ جس وقت ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنا ریونیو اکٹھا نہیں کر سکتے، جب ہم اس قابل نہیں ہیں کہ فوراً انویسٹمنٹ ملک میں نہیں لا سکتے، جب ہمارے جو سسٹم میں اتنا دم نہیں ہے کہ ریونیو کلیکٹ کر سکے، حالانکہ ہمارے سامنے وہ لوگ ہیں جو 4 سے 12 کروڑ روپے کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، ہمارے سامنے وہاں ایکڑز پر پھیلے ہوئے فارم ہاؤسز ہیں، ہمارے سامنے جہاز کھول رہے ہیں جو یورپ اور امریکہ جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، تو وہ بھی تو یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ اللہ تللے اتنے ہو رہے ہیں اور ایک نہیں دو پاکستان، اشرافیہ کا پاکستان ہے سر، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی تو بات ہے، وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ جب یہ صورتحال ہے، آپ ان خون چوس آدم خوروں سے نہ ٹیکس لے سکتے ہیں، نہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لا سکتے ہیں، الٹا آپ ہم سے قرض مانگتے ہیں، پھر ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں. ٹانگ جاتی ہے نا، کام پہ ٹانگ جاتی ہے. جی تو یہی تو اچھا پرابلم مقیم ہے. صاحب آئی ایم ایف نے ہمیں سر الٹیمیٹلی تمام ہمارے معاشیات بھی کہتے ہیں، وزارت خزانہ بھی کہتی ہے، اور تمام انڈیکس ہسٹری بھی یہی بتاتی ہے کہ آئی ایم ایف نے الٹیمیٹلی ہمیں دینا ہی دینا ہے، یہ قرض جو ہے یہ جتنے بھی ہیں اس نے اماؤنٹ رکھی ہے ہمارے لیے اس نے دینی دینی ہے. تو اتنا سسکا کس لیے رہے ہیں، اتنی تاخیر کرنے کی وجہ کیا ہے، اتنا تڑپا کیوں رہے ہیں؟ جب آپ اب یہ اگر ذاتی لین دین سے میں مثال دے دوں کہ کسی آدمی کو آپ نے قرض دیا، اب آپ کو یہ پتا ہے کہ نہ وہ کاروبار کر رہا ہے، نہ وہ کوئی جاب کر رہا ہے، نہ اس کا کوئی ایسٹ ہے، اور وہ پھر واپس آ جاتا ہے کہ جناب مجھے مزید 5 یا 10 لاکھ روپے آپ دے دیں، تو آپ سوچیں گے نہیں ایک دفعہ کہ یار یہ واپس کہاں سے کرے گا. دیکھیے وہ یتیم خانہ تو نہیں چلا رہا ہے نا، میں ان کا کوئی ترجمان نہیں ہوں اور نہ میں ان کا کوئی حامی ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے اسٹریٹجی تو یہی ہے ان کی. نہیں اسٹریٹجی ہے تو بھائی وہ تو آپ کے دروازے پہ نہیں آ رہا ہے، وہ تو قرضہ دینے نہیں آ رہا ہے، آپ قرضہ لینے جا رہے ہیں. اس کے بعد آپ کو پوری دنیا سے کہیں سے قرضہ مل نہیں رہا ہے، نہ چین، نہ سعودی عرب، نہ یو اے ای، نہ چائنا، اور تمام مشروط ہے سر اس کے ساتھ. نہیں چائنا نے رول اوور کیا ویسے، کچھ کرتا ہمیں کچھ ریلیف دیا انہوں نے. جی لیکن وہ اتنا انف نہیں ہے، اتنا نہیں ہے جتنا بڑا یہ گڑھا ہم نے کھود دیا ہے. سر ہم نزا کی حالت میں رہیں گے، ہمیں اٹھائیں گے بھی نہیں، ہمیں ماریں گے بھی نہیں. وہ غالب کا شعر مجھے یاد آتا ہے کہ ہم نے ماننا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. تو یہ جو ہے یہ ہمیں خاک کر کے پھر ہمیں قرضہ دینے والے. دیکھیے وہ انہوں نے کوئی یتیم خانہ تو کھولا ہوا نہیں ہے کہ آپ بگاڑ دیں پھر آپ قرضہ لے لیں اور اس کو الیکشن کیمپین پہ خرچ کر دیں اور اس کے بعد 6 مہینے بعد آپ دامن جھاڑ کے پھر کھڑے ہو جائیں گے. نظر تو ہمیں بھی اب یہی آ رہا ہے. اسی لیے تو سر وہ اتنا زیادہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں نا، آپ کے اس سسٹم کے اندر بھی اتنا پینیٹریٹ کر رہا ہے تاکہ جو امپلیمنٹیشن میں رکاوٹیں ہیں وہ بھی دور کریں. اچھا مقیم صاحب یہ تمام چیزیں آئی ایم ایف یقینی طور پر اپنی بہتر پالیسی کو چلانا چاہتا ہوگا. جو ہمارا فورن منسٹرز ہیں، فورن افیئرز ہیں، یا ہماری جو تمام چیزیں ہیں یہ ان کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے نا، فورن آفس کے اوپر بھی، کہ ہمارے تعلقات کتنے بہتر ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ یا آئی ایم ایف کو ہولڈ کرنے والے ممالک کے ساتھ یا بیرون دنیا کے ساتھ. تو یہ الٹیمیٹلی ہمارے فورن منسٹر کے اوپر بھی تو گرتا ہے نا ملبہ سارا. دیکھیے ہماری فورن پالیسی میری ذاتی رائے میں بڑی محدود رہی ہے ساری عمر. ہم نے اب میرا نقطہ نظر ہے کہ 5 یا 7 ممالک سے باہر ہماری خارجہ پالیسی کبھی گئی نہیں. ہم وہ اولو کے بیل ہم نے وہ 5-7 ممالک کو مسیحا سمجھا ہوا ہے نا. اچھا مقیم صاحب یہ تمام چیزیں تو ہیں لیکن پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان میں کہتے ہیں کہ کچھ بڑھوتری ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ 7 ماہ کی جو رپورٹ شائع ہوئی ہے ان 7 ماہ میں پاکستان کے جو قرضے ہیں وہ 7.2 ٹریلین کے اضافے کے ساتھ بڑھ گئے، یعنی اتنا اضافہ ہوا ہے. اب یہ ڈالر کی ڈیپریشیشن
अब ये डॉलर का यकीनी तौर पर सारा मामला है, तो जितना डॉलर की प्राइस हाई होगी, पाकिस्तान की करेंसी डेप्रिशिएट होगी। पाकिस्तान की करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, डिफॉल्ट के हम बिल्कुल एज पर हैं। हमारे जो है वो अपने जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी भी बेहतर नहीं, हमारी इंटरनल पॉलिसी भी बेहतर नहीं, और ये पॉलिटिकल सिनेरियो जो है इस तमाम का मिक्सचर है ये पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन। और ये 7.2 ट्रिलियन के जो इजाफे हुए हैं कर्जों में, पाकिस्तान की कोई पॉलिसी आपको नजर आती है कि हम शायद ये 7.2 ट्रिलियन ही कम कर सकें इस टेन्योर के अंदर? क्योंकि जितना बढ़ावा हो रहा है, नजर तो नहीं आता कि पाकिस्तान मुस्तकबिल करीब में इस दलदल से निकल पाएगा। हमजा साहब, एक तो फॉरेन रिजर्व का होना बड़ा ज़रूरी है, उसके लिए डॉलर बाहर से आना ज़रूरी है। जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क हैं उन्हें हुकूमत ने कोई, तो वो जो है फॉरेन रिजर्व आना शुरू हो जाएगा। दूसरा ये है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में कोई इन्होंने वो हिम्मत नहीं दिखाई जी बिल्कुल, कि अपने सूद में अदा करें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मुकीम अहमद साहब आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाजरीन, आपने मुकीम साहब की गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान की सियासी मंजरनामा भी आपके सामने है, मौशी मंजरनामा भी आपके सामने है। हम बहुत महदूद हैं इन चीजों को लेकर, गिव एंड टेक की ऑप्शन बड़ी महदूद है जो हमने IMF के साथ करनी है। तमाम शराइत हम तकरीबन उनकी तस्लीम कर चुके हैं, तमाम मुतालबात भी तस्लीम कर चुके हैं, लेकिन स्टाफ लेवल के मुहदे में अभी तक कुछ रुकावटें हैं। वजारत खजाना तो कहती है कि कुछ ही वक्त लगेगा, हम इस तमाम चीजों से निकल पाएंगे, लेकिन फिर भी जब तक ये हमारे ऊपर से तलवार लटकती रहेगी, ये छटेगी नहीं, ये जो काले बादल हैं छटेंगे नहीं, पाकिस्तान जो है वो अपनी डायरेक्शन वाज़ेह नहीं कर पाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि अभी हमने उनसे इमदाद लेनी है, कर्जे लेने हैं, और फिर अपनी डायरेक्शन वाज़ेह करनी है। वो डायरेक्शन वाज़ेह तभी होगी जब हमारी पॉलिसी जो है वो बड़ी जो है वो अक्रॉस द बोर्ड होगी। हमने बड़ा शफाफियत के साथ उन पॉलिसीज को लेकर चलना है, बड़े बड़े दिमाग और बड़े दिल के साथ हमने लेकर चलना है। लेकिन ये वो मशरूत है फिर पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे के साथ, सियासी हालत के साथ। और सियासी हालत इस वक्त ऐसी है कि कोई पता नहीं कि इलेक्शन कब होने हैं, इंतखाबात जो है वो कौन सी जमात जो है वो जीतेगी, कौन सी हारेगी, कौन सी जमात बाइकआउट करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चाहेगी, वो बाद में फिर दांती का शोर मचाएंगे। नहीं, जो अनसर्टेनिटी है, ये गैर यकीनी की सूरत हाल है, जब तक ये बरकरार रहेगी कोई भी चीज पीछे नहीं रहेगी। लिहाजा पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को, पाकिस्तान के थिंक टैंक्स को इन चीजों में जो है वो अपना रोल अपना प्ले करने की जरूरत है सबसे ज्यादा, कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान कंसेंसस करवाएं, बजाय कि कोई इंतकामी कार्रवाइयां यकीनी तौर पर हुकूमतें करती हैं, अपनी अपनी जगह पर करती होंगी, लेकिन इन कंसेंसस डेवलप करवाएं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, कम से कम ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर। अगर अगर इमरान खान साहब इस चीज को नहीं एग्री करते तो फिर इंतखाबात करवा दें, कुछ ना कुछ तो हो। हतमी जो सूरत हाल है, हतमी जो तस्वीर है, वो तो क्लियर हो कि पाकिस्तान की आइंदा पॉलिसी क्या होगी, पिक्चर क्या होगी, हमने हिकमत अमली क्या बनानी है। जब तक हमारे सामने रास्ता क्लियर नहीं होगा, हम ये बनाएंगे कैसे, प्लान कैसे बनाएंगे कि हम इसके ऊपर चलना कैसे है, चलना है, दौड़ना है, या पता नहीं कैसे चलना है। तो ये तमाम सूरत हाल मशरूत है पाकिस्तान की तमाम इस मिक्स अचार वाली जो सूरत हाल है उसके साथ। नाजरीन, दुआ को है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला अपना जो है खास फजल करे। पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स अल्टीमेटली पाकिस्तान को प्रायोरिटी पर रखें और पाकिस्तान के बारे में सबसे पहले सोचें, उसके बाद अपने सियासी मुखालफतों के बारे में, सियासी मुफादात वो हों, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में सोचा जाए। उम्मीद करते हैं और उसी उम्मीद के साथ अपने मेजबान हमजा इश्तियाक को इजाजत दीजिए। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।